Hello students, we are going to continue the first chapter of bookkeeping and accountancy. चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इससे पहले दो पार्ट में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, टोटल 12 अकाउंटिंग टर्म्स हमने देखे। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द अकाउंटिंग टर्म, और जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है दैट इज एसेट्स। नाउ एसेट्स ये हमने प्रीवियसली भी देखा है व्हेन वी हैड सीन द मीनिंग ऑफ कैपिटल। उस समय कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन जो यूज होता है दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और उस समय मैंने आपको बोला था कि एसेट्स का मीनिंग क्या है। सो एसेट्स आर प्रॉपर्टीज। एसेट्स आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। ये वो प्रॉपर्टी होगा जो बिजनेस के नाम पर रजिस्टर होगा। उस प्रॉपर्टीज को वी आर कॉलिंग इट एज एसेट्स। सो एसेट्स आर एनी फिजिकल थिंग that has a monetary value is called as an assets। जो भी फिजिकल थिंग मतलब एग्जिस्टेंस में है और उसको बेचने के बाद अगर हमें पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी वैल्यू। अगर हमें मिलेगा देन दोज फिजिकल थिंग्स आर कॉल्ड एज एन एसेट्स। एसेट्स का एग्जाम्पल है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। सो ये सब बिजनेस के नाम पर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एन एसेट्स। सो एसेट्स का सबसे इजीएस्ट मीनिंग है तो एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। नाउ लेट अस सी कितने टाइप्स के एसेट्स है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। द फर्स्ट assets is fixed assets and the second one is current assets. Now what are fixed assets? Assets which gives long term benefit to the business are known as fixed assets. Assets जो ज्यादा साल के लिए बिजनेस में रहते, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, for 20 years or for 50 years, जो लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस में रहते, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते, दोज एसेट्स आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स का एग्जाम्पल है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ये हम 1 साल से ज्यादा के लिए मतलब 5 साल या 10 साल के लिए यूज करते, तो उस एसेट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। नाउ दीज एसेट्स may be tangible or intangible. Now what are tangible assets? Tangible assets are those which are having physical existence या physical presence होता है। जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है और फर्नीचर है, ये फिजिकली हमें प्रेजेंस रहता है, मतलब वी कैन सी, वी कैन टच और वी कैन फील। So those assets are called as tangible assets. Intangible assets exactly उसका opposite है। Intangible assets are those which cannot be seen, cannot be touched or cannot be felt. Those assets are called as intangible assets. They do not have physical existence या उनका physical presence होता नहीं है। हम उनको देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते। ऐसे एसेट्स को हम लोग इनटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और इनटैंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गुडविल। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। देन हमारा सेकेंड एसेट्स है करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स which are held in the business
for the operating year means those assets which are used for 1 year and which can be converted into cash easily are called as current assets. These assets, current assets, are used for a short period of time, basically for 1 year, and those assets are called as current assets. Example of current assets are goods, bills receivable, and debtors. Now let us see the next accounting term जो है liabilities. Liabilities भी हमने देखा था जब हमने कैपिटल का इक्वेशन, we had seen कैपिटल का इक्वेशन है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और उस समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लाइबिलिटीज क्या है. सो लाइबिलिटीज आर अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स या टू द आउटसाइडर्स. दैट अमाउंट आर कॉल्ड एज लाइबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना है किसी आउटसाइडर्स को, अदर्स को, वो सब अमाउंट को हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं. जैसे अगर बिजनेस ने कुछ लोन लिया है बैंक के पास से या किसी पर्सन के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो वो लोन वापस से लौटाना पड़ता है, वापस से देना पड़ता है. सो इट इज अमाउंट पेएबल. सेकेंड एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, अ पर्सन टू होम मनी इज पेएबल. अगर हमने उसके पास से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स को परचेज किया है तो फ्यूचर में हमें वो पैसा वापस से पे करना पड़ता है. बिजनेस के लिए वो अमाउंट पेएबल है. सो लाइबिलिटीज आर अमाउंट पेएबल by the business to others. Now there are types of liabilities. Here also there are two liabilities. First is fixed liabilities and the second one is current liabilities. Fixed liabilities मतलब it is one of the major source of fund in the business. ये अगर source नहीं रहेगा then we can say we cannot do the business. These are liabilities which are there in the business for a long period of time और ये मेन सोर्स ऑफ फंड रहते हैं. जैसे कैपिटल है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन. सो ये फिक्स्ड लाइबिलिटीज है, ये बिजनेस के अंदर ही रहेगा जब तक बिजनेस ऑपरेशनल है, जब तक बिजनेस चल रहा है. देन लोन taken from bank, that is a long term loan taken from bank. हमने लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए या 30 years के लिए. So these are major source of fund. अगर ये नहीं रहेगा then बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन के पास पैसा का शॉर्टेज हो सकता है. So capital is there, then long term loan from bank. These are the main source और इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज. और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटीज. सो इट इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पेएबल विद इन अ ईयर. जो लाइबिलिटीज हमें 1 साल के अंदर पे करने का रहता है अदर्स या आउटसाइडर्स को, उस लाइबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज. जैसा एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स. अगर हमने उधारी पे गुड्स को परचेस किया हुआ है तो वो पैसा हमें पे करना पड़ेगा. सो जिस पर्सन को हमें पैसा पे करना है दैट पर्सन इज अ क्रेडिटर. देन बिल्स पेएबल. अगर हमने कुछ गुड्स खरीदा हुआ है और हमने बिल के ऊपर साइन करके दिया है दैट वी आर गोइंग टू पे द अमाउंट, सो इट इज अमाउंट पेएबल. अगेन इट इज अ करंट liabilities. We will see the next accounting term, that is contingent liabilities. Now these are those liabilities which may arise in the future. It may arise or it may not arise.
ये ऐसा लाइबिलिटीज है जो फ्यूचर में हो सकता है, या शायद ये लाइबिलिटीज कभी फ्यूचर में होगा ही नहीं। इसे हम कभी फोरकास्ट नहीं कर सकते कि ये फ्यूचर में जाकर ये लाइबिलिटीज होगा ही। दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर कॉल्ड एज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज विच में अराइज इन फ्यूचर, शायद आगे जाकर हमें ये लाइबिलिटीज होगा फ्यूचर में, डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। शायद ये आगे जाकर हमारे लिए लाइबिलिटीज हो सकता है, या शायद ये लाइबिलिटीज हमारे लिए कभी होगा ही नहीं। इसका एग्जाम्पल है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। मीन्स अगर सपोज कोर्ट के अंदर अगर किसी वर्कर ने क्लेम किया हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसने क्लेम किया हुआ है, सपोज 10,000 का क्लेम किया है, और वो क्लेम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसका अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। अगर रिजल्ट उसके फेवर में चला गया तो अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा, और अगर रिजल्ट कंपनी के फेवर में आया तो अमाउंट पे नहीं करना है। सो ये लाइबिलिटीज आगे जाकर शायद हो सकता है या नहीं भी होगा। कंपनी हमेशा प्रोडक्ट का वारंटी देती है कि 1 साल के अंदर अगर ये प्रोडक्ट खराब हो गया तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे। सो अगर 1 साल के अंदर वारंटी देने के बाद अगर वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो कंपनी को वो प्रोडक्ट रिप्लेस करके देना पड़ेगा। सो शायद वो प्रोडक्ट खराब होगा या 1 साल के अंदर वो कभी खराब होगा ही नहीं। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर दैट लाइबिलिटीज which may arise or it may not arise in the future. For example, जैसे कंपनी में स्ट्राइक्स होता है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होते, तो फिर वर्कर स्ट्राइक्स के ऊपर जाते, और स्ट्राइक्स के ऊपर जाने के बाद हड़ताल पे जाते, तो उसके वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान होता है। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्राइक्स होगा, इट मे डिपेंड अपॉन द कंपनी। कुछ कंपनी शायद ऐसा है जो 100 साल से चल रहा है और वहां पर कभी स्ट्राइक्स हुआ ही नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, दैट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। Our next accounting term is goodwill. So goodwill, just now we had seen, हम जब assets देख रहे थे types of assets में, so goodwill is an intangible assets which cannot be seen, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। That assets is called as an intangible assets and that is goodwill. So what is an goodwill? Goodwill is a reputation of business expressed in terms of money. हम मार्केट में जाकर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का गुडविल है कि नहीं, मार्केट में उसका रेप्यूटेशन है कि नहीं। अगर उस प्रोडक्ट का रेप्यूटेशन रहेगा मार्केट में तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। किसी भी प्रोडक्ट का रेप्यूटेशन या गुडविल कैसे होता है? अगर कोई भी कंपनी ड्यूरेबल, दैट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, अगर प्रोडक्ट बेच रहा है और प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो हम बोलते हैं कि इस कंपनी का रेप्यूटेशन अच्छा है मार्केट में, दैट इज दे आर हैविंग अ गुडविल इन द मार्केट। So goodwill is the reputation of business expressed in terms of money, and goodwill is an intangible assets. Our next accounting term is solvent. सबसे पहला solvent ये एक पर्सन है, and ये ऐसा पर्सन है whose assets are more than his liabilities.
जिसका प्रॉपर्टीज ज्यादा है और उसको कम अमाउंट पे करना है आउटसाइडर्स को, ऐसे पर्सन को हम सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। और सॉल्वेंट वो पर्सन है whose assets are equal to his liabilities. That person is called as an solvent person. So एक पर्सन को सॉल्वेंट होने के लिए आइदर उसका एसेट्स ज्यादा होना चाहिए और उसका लाइबिलिटीज कम होना चाहिए, ऐसे पर्सन को हम सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। या सॉल्वेंट वो पर्सन है जिसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों भी सेम होना चाहिए, मतलब जितना उसका प्रॉपर्टी है उतना ही उसको अमाउंट पेएबल है टू अदर्स, उस पर्सन को हम लोग सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है सॉल्वेंट पर्सन के। सो अगर सॉल्वेंट वो पर्सन है जिसका एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, सो इंसॉल्वेंट इज दैट पर्सन whose liabilities are more than his assets। जिसका लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। अब पर्सन इंसॉल्वेंट कैसे हो जाता है? अगर उसने बहुत सारा लोन लिया है बैंक के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से, और आज का डेट में अगर वो पोजीशन में नहीं है वो पैसा वापस से पे करने के लिए, वो बैंकरप्ट हो गया है, उसके पास अभी पैसा है ही नहीं, तो उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं बिकॉज हिज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सब लोगों को मालूम है, कोई भी फेस्टिवल आ जाता है हर एक कंपनी डिस्काउंट ऑफर करता है। डिस्काउंट में क्या होता है, हर एक कंपनी कंज्यूमर को कंसेशन देता है या कुछ अलाउंस देता है, मतलब वो मार्केट में गुड्स बेचती है कम प्राइस में। आपने हर एक शॉप में देखा रहेगा, कोई भी फेस्टिवल अगर है, वो दिवाली रहेगा, क्रिसमस है या न्यू ईयर है जो अभी आने वाला है, तो आप देखोगे हर एक दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रहेगा 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। इसका मतलब आपको उस शॉप में जो गुड्स शॉपकीपर बेच रहा है वो कम प्राइस में मिलेगा। सो डिस्काउंट इज व्हाट? इट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू अ बायर। डिस्काउंट हमेशा शॉपकीपर देता है, कंज्यूमर को देता है, दैट इज कॉल्ड एज एन डिस्काउंट। वो कम प्राइस में गुड्स को सेल करता है। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। द फर्स्ट डिस्काउंट इज ट्रेड डिस्काउंट। नाउ ट्रेड डिस्काउंट ये एक ऐसा अलाउंस है विच इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। एक ऐसा प्राइस रहता है जो मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया रहता है कि मैं इस प्राइस में गुड्स को बेचूंगा। नाउ देयर आर फर्स्ट मैन्युफैक्चरर हमेशा रहता है जो गुड्स को बनाता है। मैन्युफैक्चरर गुड्स सेल करता है होलसेलर को। होलसेलर इज दैट पर्सन हु बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर फिर गुड्स बेचता है रिटेलर को, जो हमारा शॉपकीपर्स है, दे आर ऑल रिटेलर्स। एंड देन रिटेलर से फिर गुड्स आता है फाइनली कंज्यूमर के पास। सो दिस इज द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को बनाता है वो गुड्स सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर इज सेलिंग द गुड्स टू रिटेलर, एंड फिर रिटेलर फाइनली गुड्स सेल करता है कंज्यूमर को। सो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इट इज ऑलवेज गिवन बाय अ मैन्युफैक्चरर टू अ होलसेलर, और इट इज गिवन बाय अ होलसेलर टू रिटेलर फॉर बाइंग गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी पे।
अभी ये होलसेलर है, वो क्या करता है, जब भी गुड्स को खरीदेगा तो वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है। जैसे वाशी में फ्रूट मार्केट है या वेजिटेबल मार्केट है, तो उन लोग होलसेलर है, जितने भी ट्रक्स आते हैं वो सब डायरेक्टली फ्रूट्स के रहेंगे या वेजिटेबल के हैं, वो सीधा वाशी मार्केट में जाते हैं। होलसेलर पूरा का पूरा ट्रक का जितना भी गुड्स है वो सब एक साथ परचेस करता है। सो जो डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है या होलसेलर जो डिस्काउंट शॉपकीपर्स को, जो रिटेलर है उनको देते, उस डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसका कैलकुलेशन करके हम डायरेक्टली नेट अमाउंट रिकॉर्ड करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स का प्राइस है 1000 रुपीज, होलसेलर डिस्काउंट दे रहा है रिटेलर को 10%, 1000 के ऊपर 10% आएगा 100, तो 1000 में से 100 माइनस करके डायरेक्टली 900 रुपीज रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो जो डिस्काउंट का अमाउंट है 100, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सो दैट वाज अ ट्रेड डिस्काउंट which is given by a wholesaler to a retailer, or it is given by a manufacturer to wholesaler, and trade discount is never recorded in the books of account. जो सेकेंड डिस्काउंट है दैट इज कैश डिस्काउंट, जो हमें मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हमें कब मिलता है, अगर हम इमीडिएटली पेमेंट कर रहे तो ही हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। सो इट इज द कंसेशन गिवन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब है इमीडिएट पेमेंट बाय रिटेलर टू अ कंज्यूमर। सो ये जो डिस्काउंट है इट इज ऑलवेज गिवन बाय अ शॉपकीपर। जो दुकानदार है जो हमें डिस्काउंट देते उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, एंड कैश डिस्काउंट इज always recorded in the books of account. अभी हम लास्ट अकाउंटिंग टर्म देखने वाले, एंड दैट इज एक्सपेंडिचर, मीन्स एक्सपेंसेस। व्हाट आर एक्सपेंडिचर? एन अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड। अगर बिजनेस को कुछ भी कंसिडरेशन रिसीव्ड होता है तो उसके बदले में वो जो अमाउंट पे करता है, देता है, स्पेंड करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर्स। ना कौन सा एक्सपेंडिचर्स होता है बिजनेस में? सो एक्सपेंडिचर का मतलब याद रखो, अमाउंट स्पेंट। एक एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर उस वक्त होता है वाई एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जब हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेस कर रहे उस समय ये एक्सपेंडिचर होता है। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने एक बड़ा सा मशीनरी परचेस किया हुआ है ना, उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब उसको पूरा फिक्स करने के लिए वो अलग अलग पार्ट में लेकर आ गए, तो उसको फिक्स, जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन, उसके लिए जहां से ये मशीनरी को खरीदा है उस कंपनी का पर्सन आएगा और वो इंस्टॉलेशन चार्जेस लेगा। सो मशीन, कोई भी एसेट्स खरीदते और एसेट्स खरीदते समय अगर कोई भी एक्सपेंसेस आता है एसेट्स को खरीदते समय, देन उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड वन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये एक्सपेंडिचर जो हमें डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए लगता है, मतलब डे टू डे
कामकाज के लिए लगता है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, जनरली फॉर 1 ईयर या 1 मंथ, उतने वक्त के लिए हमें इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर हमने एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया तो ऑब्वियसली उसने 1 महीना काम किया हुआ है तो हमें उसका पैसा पे करना पड़ेगा, और ये अगर हम नहीं पे करेंगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। सो इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए लगता है, और ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पेड है, वेजेस पेड है, सो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट वन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि रेवेन्यू के जैसा है, बट इसका जो बेनिफिट है वी बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट। अगर कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है प्रोडक्ट का तो आपको पता रहेगा कि वो एडवर्टाइजमेंट, कभी कभी सेम एडवर्टाइजमेंट हम 5 साल या 10 साल तक सेम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बट उसका जो एक्सपेंडिचर का खर्चा आ गया है वो हम उसी साल, पहले साल पे करते हैं, बट उसका बेनिफिट जो है वी रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट स्पेंड। सो एक्सपेंडिचर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर है विच इज इनकर्ड वाइल परचेसिंग अ न्यू एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और ये एक्सपेंडिचर बेनिफिट करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए हमें पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, सो जो हमें रूटीन बिजनेस को चलाने के लिए लगता है वो एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एंड लास्ट वन है डेफर्ड रेवेन्यू। ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बट इसका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, और इसका एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट।